नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक स्कॉलर वैद्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है त्रिदोष का। देखो यहाँ पे ना हम त्रिदोष के उस फेज की बात करेंगे जो हम अगर 5 नंबर में शॉर्ट नोट आ जाता है तो हमें कैसे लिखना है। कुछ हम चीज़ें समझेंगे भी सही, पर ज़्यादातर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम पे फोकस रहेंगे, तो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे त्रिदोष के बारे में। अब त्रिदोष को जानने से पहले तो हम ये जाने कि दोष क्या होता है। अब जब हमसे कोई पूछता है कि दोष क्या है तो हम इमीडिएटली क्या बोलते हैं, दुष्यंती इति दोषा। लेकिन वो क्या है, वो यहाँ पे सिर्फ इसकी निरुक्ति है, दुष्यंती इति दोषा हो गया। और इसके अलावा स्वतंत्रेण दुष्टिकृतत्वम दोषंत्वम, ये दोनों इसकी निरुक्ति है, दुष्यंती इति दोषा। और साथ में यहाँ पे स्वातंत्र्येण स्वातंत्र्येण दुष्टिकृतत्वम दोषत्वम दुष्टिकृतत्वम दोषत्वम। ये क्या है, ये केवल इसकी निरुक्ति है। अगर हम बात करें कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर परिभाषा क्या होनी चाहिए, जो कभी हमसे वाइवा में पूछा जाए या हमें लिखनी है, तो इसकी जो एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है वो यहाँ पे ये होगी, सर्व प्राकृत कर्मसु सर्वकृतक नियामकत्वे सति स्वतंत्रेण दूषणशीलत्वम दोषत्वम। यानी कि सर्व प्राकृत कर्मसु का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सर्व प्राकृत कर्मसु का मतलब यहाँ पे होता है कि जो सभी प्राकृतिक क्रियाओं को करवाए। यानी कि शरीर में हमारी जितनी भी क्रियाएं चल रही है उन सभी प्राकृतिक क्रियाओं को जो करवाए उन। साथ में दूसरा यहाँ पे क्या है कि सर्वकृतक नियामकत्व, उन सभी क्रियाओं का नियमन करे। सर्व प्राकृत कर्मसु सर्वकृतक नियामकत्व, यानी कि सभी प्राकृतिक क्रियाओं को करवाए, उन सभी प्राकृतिक क्रियाओं का नियमन करे। साथ में सती स्वतंत्र दूषणशीलत्वम दोषत्वम, यानी कि जो शरीर को यहाँ पे स्वतंत्र रूप से दूषित करने की जिसमें क्षमता होती है, और साथ में जिसमें प्रकृति निर्माण की क्षमता होती है। यानी कि हमने क्या क्या बोला कि जो यहाँ पे शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं को करवाए, उन क्रियाओं का सभी क्रियाओं का नियमन करे, शरीर को स्वतंत्र रूप से दूषित करने की जिसमें क्षमता हो, जिसमें प्रकृति निर्माण की क्षमता हो, उन सभी को क्या कहा गया है, दोष कहा गया है। तो ये परिभाषा यहाँ पे दोष के लिए सबसे परफेक्ट होती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, तीन तीन, यानी कि इस तरह से तोड़ तोड़ के, सर्व प्राकृतिक कर्मसु सर्वकृतक नियामकत्वे सती स्वतंत्रेण दूषणशीलत्वम दोषत्वम, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से शरीर को दूषित करे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, दूषणती इति दोषा, यानी कि जो दूषित करे, ऐसा नहीं है। वहीं पे ये भी है, स्वतंत्र दुष्टिकृतत्व दोषत्व, जो स्वतंत्र रूप से शरीर को दूषित करे। तो ये भी पूरा तो नहीं होगा। हम पूरा क्या कह सकते हैं इस, क्योंकि दोष जो है उनमें प्रकृति निर्माण की भी क्षमता होती है। जब दोष विषम अवस्था में होते हैं तो वो शरीर को दूषित करते हैं, शरीर में विकृति उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब वो सम अवस्था में होते हैं तो वो शरीर को धारण भी करते हैं। इसलिए हम केवल ये नहीं कह सकते कि दुष्यंती इति दोषा, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। इसलिए जो दोष की परफेक्ट परिभाषा है वो यहाँ पे यही होनी चाहिए। आप सिर्फ इसको याद रखें, इतना काफी है। कभी वाइवा में पूछा जाए या कभी लिखना है तो ये सबसे परफेक्ट होगा। एक बार फिर से देखिए, सर्व प्राकृतिक कर्मसु सर्वकृतक नियामकत्वे सति स्वतंत्रेण दूषणशीलत्वम दोषत्वम। अब यहाँ पे बात की गई है तच्चवाद आदिशु त्रिष्वेव नान्यत्र, यानी कि तीन दोष बताए गए हैं, वात पित्त और कफ। ये तीन दोष यहाँ पे बताए गए कि हमें बात भी त्रिदोष की करनी है। और ये जो परिभाषा दी है किसने दी है, त्रिदोष चर्चा परिषद ने। अब आप अगर पूरा श्लोक भी ना याद रख पाए तो केवल इतना जरूर याद रखें, सर्व प्राकृत कर्मसु सर्वकृतक नियामकत्वे सति स्वतंत्रेण दूषणशीलत्वम दोषत्वम, इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में जब हमसे पूछा जाता है कि दोष कितने प्रकार के होते हैं या दोष कितने हैं, तो हम कहते हैं तीन दोष होते हैं वात पित्त कफ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी पूछा जाए कि दोष कितने हैं तो दो प्रकार के हैं, शारीरिक और मानसिक दोष यहाँ पे होते हैं। शारीरिक और मानसिक दोष में कौन कौन आता है, तो जो शारीरिक दोष है, शारीरिक दोष के अंदर यहाँ पे आते हैं त्रिदोष, जिनको हम कहते हैं वात पित्त और कफ। वहीं पे मानसिक दोष की जब बात की जाती है तो उसमें दो दोष आते हैं, कौन कौन से, रज और तम। अब देखो त्रिगुण की जब हम बात करते हैं तो त्रिगुण क्या होते हैं, सत्व रज और तम। लेकिन जब मानसिक दोष की बात की जाती है तो वो केवल यहाँ पे रज और तम आते हैं। अब शारीरिक दोष की हमें यहाँ पे बात करनी है कि हमारा तो टॉपिक ही त्रिदोष है। ठीक है, तो त्रिदोष में तो क्या आता है, वात पित्त और कफ, जिन्हें कि शारीरिक दोष यहाँ पे कहा जाता है। इतना क्लियर है। तो आगे से कोई भी पूछे कि दोष कितने हैं, तो भाई दो प्रकार के, शारीरिक और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में वात पित्त कफ, जिन्हें त्रिदोष भी कहा गया है, और मानसिक दोष में रज एवं तम आ गए। अब देखो जो अष्टांग हृदयकार है, अष्टांग हृदयकार ने क्या बताया है
यहाँ पे ये छोटे छोटे से श्लोक है जो अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जब कोई भी पूछे हमसे तो हम श्लोक के फॉर्म में जब बोलते हैं तो ज्यादा इम्पेक्ट जाता है। जब वाइवा में हमसे पूछा जाता है तो श्लोक के फॉर्म में चीजें बोलना ज्यादा सही रहता है, ज्यादा इम्पेक्टफुल होता है। तो हम इसको याद रख सकते हैं, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासत। ये तो अष्टांग हृदय कार ने बताया है। वहीं पे चरक ने क्या बताया, वायु पित्तम कफश चोक्त शरीर और दोष संग्रह, यानी कि शरीर में ये 3 प्रकार के दोष रहते हैं, त्रिदोष। वहीं पे अष्टांग हृदय कार ने भी वायु वात पित्त और कफ को त्रिदोष यहाँ पे बताया है। इसके बाद में जो इन्होंने मानसिक दोष के लिए कहा है अष्टांग हृदयकार ने, वो यहाँ पे कहा है रजतमस्य मनसो द्वेच दोषावदाहृतो। और चरक ने भी इसी प्रकार से 2 ही मानसिक दोष बताए हैं, रज एवं तम। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, छोटे छोटे से श्लोक है, जिनको हम इस तरह से याद रखें तो ज्यादा इम्पेक्टफुल होता है वाइवा में बोलना। कितना क्लियर है। इसके बाद में अगला हमारे पास में त्रिदोष विमर्श। त्रिदोष विमर्श में क्या आता है, देखो हमने अभी क्या कहा कि जब हम ये बोलते हैं कि दुष्यंती इति दोषा, तो उतना सफिशिएंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो दोष है वो केवल शरीर को दूषित ही नहीं करते हैं, बल्कि वो शरीर को धारण भी करते हैं। अब धारण कब करते हैं और दूषित कब करते हैं, तो इसका यहाँ पे दिया गया है, विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयंती च। यानी कि जब दोष सम अवस्था में होते हैं या साम्यावस्था में होते हैं, साम्यावस्था, तो साम्यावस्था में ये दोष क्या करते हैं, शरीर को धारण करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। लेकिन जब यही दोष विकृत अवस्था में होते हैं, विकृत अवस्था, तो ये क्या करते हैं, ये शरीर को दूषित करते हैं, शरीर को दूषित करते हैं, और शरीर को दूषित करके और रोग उत्पन्न करते हैं या विकृति उत्पन्न करते हैं शरीर में। तो इसलिए हम केवल दुष्यंती इति दोषा कह के खत्म नहीं कर सकते हैं, हमें पूरा बोलना होगा। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दी है या फिर ये जो बताया है दोष के बारे में, अष्टांग हृदय कार ने बताया, विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयंती च, इतना। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, आगे कहा है ते व्यापिनो अपि हृदय नाभि पूर्व मध्य उधर संशय। यानी कि यहाँ पे क्या कहा है, हृदय नाभि ऊर अधो मध्य ऊर्ध्व संशय। यानी कि हृदय और नाभि, इनके नीचे के हिस्से में क्या रहता है, वात रहता है। हृदय और नाभि के मध्य में क्या रहता है, पित्त रहता है। और वहीं पे ऊर स्थान में या ऊर्ध्व स्थान में क्या रहता है, कफ रहता है। जो शीर भाग है या ऊर्ध्व स्थल है, वहां पे कफ का स्थान होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह से याद रख लें, हृदय और नाभि के नीचे वात हो गया। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे होगा हृदय नाभि के नीचे वात का स्थान हो गया। हृदय नाभि के मध्य, हृदय नाभि के मध्य पित्त का स्थान हो गया। और जो ऊर प्रदेश है, ऊर प्रदेश या ऊर्ध्व, तो वहां पे किसका स्थान हो गया, कफ का स्थान। अब देखो रहते तो तीनों दोष पूरे शरीर में ही है, ऐसी बात नहीं है कि वात सिर्फ अधो स्थल में रहता है, ऐसा नहीं है। रहते तीनों दोष पूरे शरीर में, लेकिन इनका विशेष स्थान जहाँ पे होता है वो बताया गया है कि हृदय नाभि के नीचे वात है, हृदय नाभि के मध्य में पित्त है, और ऊर प्रदेश यानी कि ऊर्ध्व प्रदेश में यहाँ पे कफ का स्थान होता है। ठीक है, तो ये इतना हम हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, दोष की परिभाषा, दोषों के प्रकार। ठीक है, उसके बाद दोष क्या है, किस प्रकार से हम दोष को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई दोष पूछे तो इतना काफी है। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे पास क्लियर है। अगला हम देखें, यहाँ पे क्या कहा है कि सभी आचार्यों ने दोषों के उल्लेख क्रम में वात दोष को प्रधानता दी। अच्छा, हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें वात पित्त कफ ही हमेशा हम पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि उनका क्रम ऐसा, ये क्रम ऐसा क्यों है, क्योंकि वात को प्रधान माना गया है। वात को प्रधान माना क्यों गया है, तो उसको हम देखें तो आगे जो शारंगधर है, शारंगधर ने बताया है, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। यानी कि पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है। पंगु का मतलब तो हम जानते हैं कि वो स्वयं गति नहीं कर सकते। पंगु का मतलब, पंगु कौन होता है, जो गति नहीं कर पाता। ठीक है, पंगवो मल धातव, यानी कि मल और धातु, ये भी क्या है, पंगु है, यानी कि स्वयं गति नहीं कर सकते हैं। अगला क्या लिखा है, वायुना यत्र नियंते,
तत्र गच्छन्ति मेघवत, यानी कि जो वायु है, जिस प्रकार से मेघ वायु के द्वारा गति करते हैं, उसी प्रकार से पित्त, कफ और मल धातु ये सभी भी वायु के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं और उसके द्वारा ही गति करते हैं। इसलिए यहाँ पे जब भी बात आती है तो वात को ही प्रधान माना जाता है, क्योंकि वात के द्वारा ही हमारे सर्व शरीर की गति भी होती है। साथ में जो धातुएं हैं, जो मल है और जो बाकी दोष है, उनकी गति भी यहाँ पर वायु के द्वारा ही होती है। अब यहाँ पे क्या दोष धातु और मल, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल यही शरीर के मूल हैं। और ये जो मूल है ये किसके द्वारा गति कर रहे हैं, जो वायु के द्वारा ही गति कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे किसको प्रधान माना गया है, हमेशा यहाँ पे वात को ही प्रधान माना गया है। और जब वात को प्रधान माना गया है तो वात वात के लिए ये और याद रखो कि जो नानात्मक रोग है वो भी वात से कितने होते हैं, 80 प्रकार के रोग होते हैं। सबसे अत्यधिक रोगों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, वात के द्वारा। भाई जिसके पास ज्यादा चीजें हैं तो फिर हर चीज ज्यादा ही होगी ना। तो वात को जब यहाँ प्रधान माना गया है तो वात सर्व शरीर में गति करवा रहा है, तो उसके द्वारा रोगों की उत्पत्ति भी सबसे ज्यादा होगी। तो वात से यहाँ पे 80 प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, पित्त से यहाँ पे 40 प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है और कफ से यहाँ पे 20 प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है। इतना हमें याद होना चाहिए। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, श्लोक याद रखना। पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातवा वायुना यत्र नियंत्रे तत्र गच्छन्ति मेघवत। ठीक है, इतना हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि पित्त कफ मल धातु ये स्वयं गति नहीं कर सकते, ये सब पंगु होते हैं। वायु केवल यहाँ पे होती है जिसके द्वारा ये सब गति करते हैं। सर्व शरीर की गति भी वायु के द्वारा होती है, मल धातु और बाकी दोषों की गति भी वायु के द्वारा होती है, जिस प्रकार से मेघ की गति वायु के द्वारा होती है। इतना क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े तो आगे हमारे पास में होगा, यहाँ पे देखिए आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने क्या बताया है, वात पित्त कफ ये क्या है, ये शरीर उत्पत्ति में कारण होते हैं। शरीर उत्पत्ति में कारण देखिए यहाँ पे जो है हमने पढ़ा है कि शुक्र शोणित संयोगे यो भवोद्योष उत्कटा। तो जो यहाँ पे जब शरीर की उत्पत्ति होती है, जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, तो उस समय जब शरीर की उत्पत्ति हो रही होती है तो वहां पर भी ये वात पित्त और कफ यानी कि त्रिदोष जो है ये कार्य करते हैं या ये सहायक होते हैं। इसी कारण से शरीर उत्पत्ति में कारण होने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, त्रिस्तंभ कहा गया या त्रिस्थूल की संज्ञा प्रदान यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने कही है। जिस प्रकार से देखो कोई भी एक स्टूल है, कोई भी टेबल है या कोई भी मकान है, तो उसमें मिनिमम या कम से कम 3 स्तंभ या 3 उसके सहारे तो होने ही चाहिए जिसके सहारे वो खड़ा रह सके। उससे कम में कोई स्टूल या कोई मकान खड़ा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 3 स्तंभ हैं शरीर के, जिन पर शरीर जो शरीर को धारण करते हैं या जिनके ऊपर पूरे शरीर की क्रियाएं यहाँ पे टिकी हुई है। ये हमारे पास में हो गया। तो ये याद रखना, त्रिस्तंभ या फिर त्रिस्थूण की संज्ञा इन्हें प्रदान की गई है। इतना क्लियर है। ये हमारे पास में हो गया। वात पित्त कफ हमने कहाँ शुरू किया, जहां से देखो त्रिदोष की जब बात आएगी तो ये सारी चीजें लिखनी है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। 2 लाइन का ये श्लोक लिखो, नीचे वाला का लिखना है, ठीक नहीं लिखना है छोड़ दो। ये फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है। ये वाला लिखना है श्लोक, लिखो, नहीं लिखना है छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आवश्यक है, लिखनी है तो लिखनी ही है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं रसों के कार्य पे। तो रसों के कार्य में अष्टांग हृदय कार ने क्या बताया है, अष्टांग हृदय कार ने यहाँ पे बताया है, तत्र आद्या मारुतम घनंती त्रैस्तिक्तादया कफम कषाय तिक्त मधुरा तिक्तम अन्येतु कुर्वते। यानी कि देखो क्या होता है, अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि हमें पता है 6 रस होते हैं। अब 6 रस दोषों पे किस प्रकार से कार्य करते हैं, यहाँ पे रसों के कार्य लिखा है तो ये दोषों के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये दोषों पे किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो मधुर, अम्ल और लवण ये 3 रस हैं। तो 3 रस क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, देखो याद कैसे रख सकते हैं हम, हमें यहाँ पे ये तो याद रहता ही है जो इनका सीक्वेंस है रसों का, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ठीक है। ये सीक्वेंस हमें याद रहता है। अब हमें जाना है कहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि हृदय और नाभि के नीचे की सबसे नीचे कौन रहता है, वात, मध्य में कौन रहता है, पित्त, सबसे ऊपर कौन रहता है, कफ रहता है। तो जो सबसे ऊपर है उसको ऊपर वाले रस ही बढ़ाएंगे। तो सबसे ऊपर कौन है, कफ है, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में कफ है। तो रसों में भी जो ऊपर वाले रस है वो कफ का प्रकोप करते हैं, कफ का प्रकोप करते हैं, ठीक है। और ये कफ का प्रकोप कर रहे हैं तो ये वात का क्या करेंगे, वात का शमन करते हैं,
ठीक है। वहीं पे हम बात करें इन तीनों रसों की, तो अब नीचे वाले हिस्से में कौन है, नीचे वाले हिस्से में वात है, तो ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों वात का प्रकोप करेंगे, वात का प्रकोप करेंगे। और वात का प्रकोप करेंगे तो ये क्या करेंगे, कफ का शमन करेंगे, कफ का शमन। अब देखो कफ शमन और वात मतलब यहाँ पे वात प्रकोप की भी अगर बात आती है तो वात प्रकोप में भी सबसे प्रधान कौन है, तो सबसे प्रधान यहाँ पे कषाय होता है। वहीं पे कफ प्रकोप में सबसे प्रधान कौन होता है, सबसे प्रधान मधुर होता है, ये याद रखना। वात प्रकोप में सबसे प्रधान कषाय है, कषाय रस के द्वारा वात सबसे अधिक प्रकोपित होता है, वहीं पे जो कफ है वो मधुर रस के द्वारा सबसे अधिक प्रकोपित होता है। अब इसके बाद में अगला जो हमें याद रखना है, हमने क्या कहा, ऊपर के हिस्से में कफ है तो कफ का प्रकोप ऊपर वाले तीन रस कर रहे हैं, नीचे के हिस्से में वात है तो वात का प्रकोप नीचे वाले तीन रस कर रहे हैं, मध्य में कौन है, पित्त है, तो ये जो मध्य के तीन है, ये मध्य के तीन क्या करेंगे, ये मध्य के तीन करेंगे पित्त का प्रकोप, पित्त का प्रकोप, मध्य के तीन ये पित्त का प्रकोप करेंगे। अब जब ये पित्त का प्रकोप कर रहे हैं तो बाकी बचे हुए क्या करेंगे, ये बाकी बचे हुए जो तीन रस हैं, ये तीन रस, ये तीन रस क्या करेंगे, ये पित्त का शमन करेंगे। आप पित्त का प्रकोप याद रख लो, शमन अपने आप याद हो जाएगा। और इनको याद रखने का तरीका क्या है कि ऊपर के हिस्से में कफ का प्रकोप, ऊपर के हिस्से में कफ का स्थान है तो ऊपर वाले तीन रस कफ का प्रकोप करेंगे, नीचे वाले हिस्से में वात है तो नीचे वाले तीन रस वात का प्रकोप करेंगे, और मध्य वाले तीन पित्त का प्रकोप करेंगे। इतना अगर याद है तो हमारा काम चल जाएगा। श्लोक याद रखना चाहो श्लोक याद रखो, नहीं रखना चाहो इसको इस तरह से याद रखो, लेकिन बस याद रखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर जगह पूछी जाती है कि वात शामक रस कौन से हैं, वात प्रकोपक कौन से हैं, कफ प्रकोपक कौन से हैं। ये मेनली वाइवा में कई बार काम आता ही है। ठीक है, आप श्लोक बोलोगे तो भी काम चलेगा, नहीं बोलोगे तो भी काम चलेगा, तो ये इतना अपने दिमाग में क्लियर रखें। इसके बाद में अगला हमारे पास में आ जाता है दोष ऋतु और रस से संबंध। तो देखो अब हमने अभी तो क्या पढ़ा कि यहाँ पे कौन वृद्धि करवा रहा है, कौन शमन करवा रहा है। अब हम पढ़ते हैं किस ऋतु में किस रस की प्रधानता होती है, या कौन सा रस सबसे अधिक प्रधान उस ऋतु में होता है। तो यहाँ पे देखो हमें ऋतुओं का जो सीक्वेंस है, ऋतु का सीक्वेंस याद होना चाहिए। शिशिर, यहाँ पे इस तरह से देखो इसको, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, तो ये शिव जी, शिव जी हो गया। ठीक है, वसे, शिव जी वसे हैं, बसे हैं या वसे हैं या निवास करते हैं, वो सब हो गया, तो सब भी बोल सकते हो शिव जी। फिर ये वसे, वसे से क्या हो गया, वर्षा और शरद, और हे से हेमंत हो गया। तो ये इस तरह से याद रख सकते हैं इनका सीक्वेंस, शिव जी वसे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में ऋतुओं का क्रम हो गया। अब ऋतु का क्रम हो गया तो हमें याद रखना है यहाँ पे जो हमारे पास में रस है उनका क्रम। तो देखो रसों का क्रम कैसे याद रख सकते हैं कि जो हेमंत ऋतु है, हम क्या कहते हैं, मधुर अम्ल लवण कहते हैं, तो हमें नीचे से शुरू करना है, जो हेमंत ऋतु है वहां से शुरू करना है, और मधुर, मधुर रस तो लिख ही देना है, उसके बाद में बस इन दोनों को चेंज कर देना है। ठीक है, नीचे से आते हुए हमें इन दोनों को चेंज कर देना है। तो जो वर्षा ऋतु है उसमें अम्ल की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, शरद ऋतु में लवण की और हेमंत ऋतु में मधुर की। तो इन दोनों ये तीन ऋतुओं को तो इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद में वापिस से यहाँ भी यही करना है, नीचे से हम क्या बोलते हैं, कटु तिक्त कषाय, तो कटु वाले को यहीं रखो ग्रीष्म में। ठीक है, और वापिस इन दोनों को पलट दो, तो ये हो गया ना कटु तिक्त कषाय, तो इन दोनों को पलट दो। यहाँ पे तिक्त आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे कषाय आ गया, तो ये दोनों चेंज हो गए। इसी तरह से यहाँ पे मधुर अम्ल लवण होना चाहिए था लेकिन अम्ल लवण चेंज हो गए। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ये तरीका है याद रखने का, लिखने के लिए। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे संचय, प्रकोप और प्रशमन की, तो हमें सिर्फ दोषों का संचय काल याद रखना है, शमन काल और प्रकोप काल हमें अगली ऋतु को देख के कर देना है। जैसे कफ का संचय कब हुआ, इसी ऋतु में हुआ, तो उसके अगली ऋतु में क्या हो जाएगा, उसका प्रकोप, और अगली ऋतु में शमन हो जाएगा। तो हमें मेनली क्या याद रखना है, हमें मेनली याद रखना है दोष का संचय। तो हम उसको कैसे याद रख सकते हैं, तो वो शिशिर ऋतु से हमेशा शुरू करना है, और यहाँ पे बस कफ की प्रधानता आ जाती है। कफ की प्रधानता कैसे रहती है, कफ को पहले ले दो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीष्म ऋतु का ऐसे याद रखना कि ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा हवाएं चलती है गरम गरम। अब हवाएं चलती है गरम गरम, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होगा,
गर्म गर्म हवाएं चलेंगी तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, वात का संचय होगा। ठीक है, और कफ की जब हम बात करते हैं तो कफ से हम ठंडक को लेते हैं या यहाँ पे शीत को लेते हैं। तो शीत कब होता है, शिशिर ऋतु में। तो ये दो तो ऐसे ही याद रह जाएंगे। बचा क्या, पित्त, तो पित्त वर्षा ऋतु में आ गया। यहाँ पे केवल हमें किसको ब्लैंक छोड़ देना है, वसंत ऋतु को। तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा। तो शिशिर में कौन आ गया, कफ आ गया। वसंत को ब्लैंक छोड़ दो। ग्रीष्म और जो वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में वात का यहाँ पे संचय काल है, और वर्षा ऋतु में पित्त का संचय काल है। बस इनके अगले वाली ऋतु में उनका प्रकोप और प्रशमन देख लो। ठीक है, जैसे शिशिर में कफ का संचय हो रहा है तो उसकी अगली ऋतु यानी कि वसंत में कफ का प्रकोप होगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज और नोट कर लेना, अगर आपको याद रह जाए कि जो यहाँ पे कफ है, ठीक है, तो जो अष्टांग हृदयकार है उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने यहाँ पे शोधन काल बताया है। शोधन काल उन्होंने कौन सा बताया है, किसी भी दोष का हमें शोधन करना है तो हम कब करेंगे, जब उसका प्रकोप हो रखा होगा। तो यहाँ पे जो शोधन काल बताया गया है दोषों का शोधन काल यहाँ पे बताया गया उनके प्रकोप वाले ऋतु में। यानी कि देखो यहाँ पे कहा गया है श्रावण, चैत्र, कार्तिकेय। तो श्रावण ऋतु कब आती है, हमें पता है श्रावण ऋतु वर्षा में आती है। और वर्षा में किसका प्रकोप हो रहा है, तो देखो वर्षा में वात का प्रकोप हो रहा है। तो जो वात है इसका हम श्रावण मास में शोधन करते हैं। श्रावण मास में वात का शोधन करते हैं। श्रावण, चैत्र, चैत्र मास कब आता है, चैत्र मास आता है वसंत ऋतु में। तो कफ का प्रकोप कब होता है, यहाँ पे वसंत में। तो इसका यहाँ पे शोधन भी वसंत में ही किया जाता है। शोधन यानी कि जो हम पंचकर्म के द्वारा करते हैं। ठीक है, वो वस्ती, विरेचन, वमन, ये सभी। इसके बाद पित्त, पित्त का यहाँ पे प्रकोप कब हो रहा है, पित्त का प्रकोप हो रहा है शरद ऋतु में। और कार्तिक भी कब आता है, तभी आता है। तो ये जो कार्तिक है, कार्तिक में इसका शोधन किया जाता है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में क्लियर रखना है हमें कि प्रकोप वाली ऋतु में ही इनका शोधन किया जाता है। तो यहाँ पे श्रावण, चैत्र और कार्तिक। तो चैत्र में तो कफ का प्रकोप, ये देखो कुछ चीजें हैं जो याद रखने से याद होंगी। चैत्र वसंत ऋतु में आता है, वसंत में किसका, कफ का प्रकोप होता है, तो वैसी बात है कफ का शोधन करेंगे। श्रावण वर्षा ऋतु में आता है तो वर्षा ऋतु में पित्त का, यहाँ पे वात का जो शोधन किया जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। ऐसे पित्त का जब प्रकोप होगा शरद ऋतु में तो उसका शोधन करेंगे। ये कुछ तरीके हैं इस चीज को याद रखने के। आप दोबारा से इसको रिपीट करके देखें, यहाँ पे बैक ले जाके वीडियो को दोबारा इसको समझें, दोबारा इसको याद रखने का तरीका देखें। ये देखो मैं बहुत ज़्यादा डीप जाके समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी नहीं बताया, मैंने सिर्फ तरीका बताया है और कुछ कॉन्सेप्ट बताया है। जैसे प्रकोप ऋतु में शोधन कर रहे हैं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, बाकी मैंने सिर्फ तरीका बताया बाकी चीज़ों का। ठीक है, तो इतना हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में अगला अगला टॉपिक हमारा क्या है कि दोष का शरीर, वय, दिन, रात्रि और भोजन पाक से संबंध। तो ये तो हमें जनरली याद रहता ही है, इसमें कुछ है नहीं। कि जब कफ की हम बात करेंगे तो कफ बाल्यावस्था में सबसे अधिक यहाँ पे प्रधान होता है। पित्त युवावस्था में, गुस्सा तो युवावस्था में ज़्यादा आता है ना। और वात वृद्धावस्था में, हाथ पाँव में कंपकपी होती है, नींद कम आती है, अल्प निद्रता। तो वो सारे लक्षण वात के हैं। ये सब लक्षण कब आते हैं, वृद्धावस्था में आते हैं। तो वात का प्रकोप कब होकर रखता है, वृद्धावस्था में। वहीं पे जब बाल्यावस्था होती है तो कफ का प्रकोप अधिक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या है, बहुत ज्यादा सोता है, बहुत ज्यादा सोता है, क्योंकि कफ का प्रकोप है बाल्यावस्था में। ठीक है, अब हम जब सुबह सुबह उठे तो कफ की वृद्धि होती है। अच्छा, जब लोग जॉगिंग करते हैं तो कब करते हैं, मेनली सुबह ही करते हैं, शाम को कुछ लोग करते हैं, लेकिन मेनली जब कफ की वृद्धि यहाँ पे होती है तो उस समय पे कफ को शमन करने के लिए, क्योंकि कफ का गुण क्या है, स्थिर गुण है कफ का। तो यहाँ पे कफ को शमन करने के लिए वात की वृद्धि की जाती है। ठीक है, वात की वृद्धि की जाती है तो वात की वृद्धि के लिए दौड़ना पड़ता है, तो सुबह सुबह दौड़ते हैं। तो यहाँ पे कफ की वृद्धि कब रहती है, सुबह सुबह। ठीक है, वहीं पे वात की वृद्धि कब हो जाती है, सायकाल होते होते। और मध्याह्न में तो पित्त की वृद्धि रहती है। ठीक है, ये तो याद करने का वो है तरीका, याद रख सकते हैं। सुबह कफ की वृद्धि रहेगी, आलस आते रहते हैं सुबह सुबह, सायकाल में थोड़ा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, बाकी ये इसके बाद में रात्रि के पहर वाला आ गया और भोजन वाला आ गया। तो हमें पता है कि हमें खाना खाते आलस आते, नींद आती है। क्यों, क्योंकि आहार सेवन के बाद में कफ की वृद्धि होती है, तो इसलिए आलस आते हैं बहुत ज़्यादा। वहीं पर अगर पाचन की बात करें तो जब पाचन चल रहा होता है तो पाचन किसके द्वारा होता है, पित्त के द्वारा होता है। तो इसलिए पाचन के समय पित्त की वृद्धि होती है। पाचन हो गया, अब क्या है कि सार के का विभाजन करना है, एक्सक्रीशन करना है, तो उस सब के लिए कौन जिम्मेदार है, वात। तो पाचन के बाद वात की वृद्धि होती है। तो आप नीचे से इस सीक्वेंस में इसको याद रखो।
ठीक है, वीडियो को रिपीट करके देखो, दोबारा से सुनो, याद रह जाएगा। इसके बाद में अगला त्रिदोष एवं जठराग्नि। तो देखो यहाँ पे जो वात दोष है, वात दोष जिनके अंदर प्रधान होता है, हम प्रकृति की बात करते हैं ना, किसकी प्रकृति क्या है, तो जो वात प्रधान प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जो अग्नि है वो विषम अग्नि होती है, विषम अग्नि। ठीक है, विषम अग्नि। अब विषम अग्नि यानी कि उनकी अग्नि ना मंद होती है ना बहुत ज्यादा तीव्र होती है, विषम अग्नि होती है। वहीं पर अगर पित्त की बात करें तो जो पित्त वाले होते हैं उनकी अग्नि तीक्ष्ण अग्नि होती है, तीक्ष्ण अग्नि। ठीक है, और जो कफ वाले होते हैं उनकी मंदाग्नि होती है। अच्छा, हमें पता है कि जब हमने किसी भी चीज को ऐसे चढ़ा दिया गैस के ऊपर, या कोई भी ऐसे आग लगी हुई है, तो वहां पे जब हवा चलेगी तो हवा चलने के दौरान वो जो आग है वो इधर उधर फैलेगी। ठीक है, तो बात जब होगा तो विषम कर देगा उस चीज को। जब वहां पे हवा है तो वो उस आग को क्या कर देती है, विषम कर देती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वात जो विषम अग्नि, उन जो वात प्रधान व्यक्ति है उनमें विषम अग्नि होती है। वहीं पे जो पित्त प्रधान व्यक्ति है, अब पित्त तो है ही अग्नि के लिए जाना जाता है, पित्त तो अग्नि के लिए ही जाना जाता है, तो जब अग्नि की ही बात है तो अग्नि को अग्नि से मिला के तीक्ष्ण अग्नि हो जाएगी। और कफ में शीत गुण प्रधान होता है तो वो अग्नि को क्या कर देता है, मंद कर देता है। तो ये हमारे पास में हो जाता है त्रिदोष का जठराग्नि से संबंध। तो ये हमारे पास में पूरा त्रिदोष वाला टॉपिक क्लियर है। अब देखो आपको क्या क्या लिखना है, तो जितना आपको इसमें से याद रह जाए, जैसे जो हमारे पास में है मेनली त्रिदोष क्या है, ठीक है, दोष क्या है, सबसे पहले तो यही लिखना है त्रिदोष पूछा जाने पर, ये वाला श्लोक। उसके बाद में दोष को समझा दो, दोष को समझाने के बाद ये सारा लिखते जाओ, जितना याद रह जाए। ये नहीं भी लिखोगे ये सारा चलेगा, ठीक है, ये वाली चीज लिख दो। ये वाला नहीं भी लिखोगे, जो रोग वाला है तो चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में रसों के साथ संबंध लिख देना, दोष के साथ ऋतु का संबंध, और ये लिख देना। ये सारा लिख देना, 5 नंबर में लिखने के लिए सफिशियंट है, सिर्फ इतना 5 नंबर में सफिशियंट। और हाँ, ये सिर्फ इतना ही है, वो वीडियो है इसलिए आपको शायद लंबा लगे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत छोटा सा है, 2 पेज का ही है ये। ठीक है, तो इतना तो हमें लिखना ही है 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू।